तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SKMU दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का माइनर पेपर, जिन लोगों ने कंप्यूटर एंड आईटी रखा है उनके लिए। ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे लास्ट 2 ईयर का, और फिर उसके साथ आंसर भी देखेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर एंड उसके आंसर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 26 पेज का PDF है। क्वेश्चन हो गया, उसके बाद उसका आंसर भी है, और ये पेपर आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक है। तो पहला हो गया क्वेश्चन पेपर। फिर यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अच्छा सॉरी, एक ही क्वेश्चन पेपर है यार, 2 साल का नहीं है। सॉरी, एक ही साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। बट यहाँ पे डिटेल में है आंसर। चलिए जानते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर एंड आईटी, इसका जो पूरा का पूरा नोट्स है और क्वेश्चन पेपर आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। वो मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है। पहले क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो सेमेस्टर 2 माइनर पेपर ये रहेगा आपका। मेजर पेपर ख़त्म हो गया, अब आएगा माइनर पेपर। माइनर पेपर कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। और 75 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर लाना होता है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, और इसका आप उत्तर हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप ए में। तो इसमें जैसे कि पूछा गया है, डॉस का फुल फॉर्म बताइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। G2C क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। फिर यहाँ पे पूछा गया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम बता सकते हैं। ऐप जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब ऐप है। ठीक है। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये सब अभी हम बताएंगे, सरसरी बता रहे हैं। अभी हम आपको पूरा क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे। फिर शॉर्ट आंसर टाइप आता है, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटक और उनके कार्यों को लिखें। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, घटक हैं। फिर ग्रुप बी का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले टोटल कितने प्रश्न, 4 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं 6 में से। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर भी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के किसी 2 घटक का नाम लिखिए। तो वो तो 1 मार्क्स वाले थे, उसी के आधार पे क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। कंप्यूटर सिस्टम के किन्हीं 2 घटक का नाम, जैसे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का 2 घटक। ठीक। अब सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ आता है, और हार्डवेयर में भी बहुत सारा चीज़ आता है। हार्डवेयर में आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस। ठीक है। सॉफ्टवेयर में फिर अंदर का आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर भौतिक भाग होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशित समूह होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि कैसे काम करना है। ठीक है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ये सब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। फिर है आपका G2C का पूरा नाम क्या है? तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, मतलब ऐसी योजनाएं जो सरकार से नागरिक तक जाती हैं। गवर्नमेंट मतलब सरकार, सिटीजन मतलब नागरिक, नागरिक मतलब आम आदमी, जिसको जनता बोलते हैं। यानी कि सरकार की वे सभी योजनाएं जो सरकार से शुरू होकर आम जनता तक जाती हैं, उसको गवर्नमेंट टू सिटीजन कहा जाता है। ठीक है। ई गवर्नेंस का वह मॉडल जिसमें सरकार नागरिकों को सेवाएं देती हैं। जैसे जैसे बोल दिया गवर्नमेंट कि हम मैया योजना दे रहे हैं। ठीक है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, कुछ स्कीम बताइए, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है। तो वो क्या है? गवर्नमेंट से आम आदमी तक है। तो वो गवर्नमेंट टू जो आम आदमी को जो सेवाएं दी जा रही है, इसी को G2C बोला जाता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। अभी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। एक होता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ योजनाएं मिलती हैं। ठीक है, होती है ना। तो कुछ कुछ सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो फिर जिला गवर्नमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, उस तक जाती है। तो इसको G2G कहा जाता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक होता है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी कि कुछ कुछ सर्विस जो है गवर्नमेंट से बिजनेस तक जाती हैं। जैसे GST होता है, वो गवर्नमेंट से बिजनेस तक जाता है। ठीक है। GST नंबर, झारखंड का GST नंबर 20 है, टीन BST। ठीक है। तो गवर्नमेंट टू बिजनेस एक होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड हो गया, ये सब जो डिजाइन किए हम MS वर्ड से किए हैं। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, जिसका उपयोग दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं। आपने रिज्यूम बनाया होगा, या फिर जितना भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, वो सब MS वर्ड से रेडी किए जाते हैं। ये भी मैंने ये जो PDF रेडी किया है MS वर्ड से बनाया है। ठीक है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब होता है। अगर आपने
किया होगा, क्या बोलते हैं, एडीसीए या डीसीए का कोर्स, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। और नहीं किए तो एडीसीए या डीसीए का कोर्स हर कोई कर लीजिएगा, क्योंकि उतना कंप्यूटर का नॉलेज हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? अरे तोरे बोला यो यार डीसीए या डीसीए का कोर्स कर लियो 3 महीना 6 महीना का, ठीक है, ভালো আছে यार, করে নিবি, ঠিক আছে। চো आगे देखिए কি বলছে এথায়। तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है, क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर होता है, जो कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करता है, उपयोगकर्ता को ग्राफिक्स आइकन के माध्यम से कंप्यूटर से बातचीत करने में सहायता करता है, संवाद करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों और उसके कार्यों का वर्णन करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं और उसका क्या क्या काम है, ये पूछा गया है। इंग्लिश में डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर फंक्शन। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम कई घटकों से मिलकर बना होता है, जो मिलकर डेटा को संसाधित करते हैं और उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान कराते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? हार्डवेयर भाग है, जिसको हम लोग छू सकते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इनका कार्य डेटा को इनपुट लेना है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना है। जैसे प्रिंटर भी हो गया, क्या किया हम लोग, कंप्यूटर के अंदर में दबाएं तो वो हमें प्रिंट करके देता है, यानी कि ये आउटपुट देता है। सॉफ्टवेयर दूसरा भाग क्या है? कंपोनेंट, कंप्यूटर का दूसरा घटक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप है उसको हम लोग छुपाएंगे? नहीं छुपाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? जैसे कि व्हाट्सएप। सॉफ्टवेयर निर्देशित समूह है, जो कंट्रोल करने वाला यूनिट है, ठीक है, जो हार्डवेयर को बताता है, ठीक। जैसे हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर कौन है? हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग है, जो हम दिमाग को छू नहीं पाएंगे, ठीक है, मस्तिष्क है, मन है, छू नहीं पाएंगे उसको। और सब हार्डवेयर कौन सा है हमारे शरीर का? तो शरीर का हार्डवेयर है हाथ पैर, जितना भी बॉडी है, ये सब हमारा हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारा दिमाग है, समझे? वही कंप्यूटर का दिमाग सॉफ्टवेयर होता है, जो अंदर में रहता है, उसको छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर जिसको हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी कि ऑपरेट करने का काम करता है। जिस तरह से हमारा दिमाग हमारे बॉडी को ऑपरेट करता है, उसी तरह से कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। यह सभी गणनाएं, यानी कि जितना भी काउंटिंग का काम है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये भी एक हमारा सॉफ्टवेयर का पार्ट है। लेकिन सीपीयू हार्डवेयर है, बट सीपीयू के अंदर जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में क्या आ जाता है? तो इनका उपयोग डेटा को निर्देशित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो भी हम दबाएंगे वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। जैसे माउस में कुछ भी हिलाते हैं तो कर्सर अंदर में हरकत करता है, कंप्यूटर के अंदर। अगर हम कीबोर्ड में कुछ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर में लिखाता है, यानी कि ये सूचना अंदर लेके जाता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जो सूचना कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है। आउटपुट डिवाइस, आउट मतलब बाहर, यानी कि जो कंप्यूटर से सूचना को बाहर लेके आता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनका उपयोग परिणाम दिखाने, जैसे कि हम लोग प्रिंट मार दिए, कंप्यूटर से प्रिंट मारे, कीबोर्ड में दबाएं, वो अंदर लेके गया सूचना, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। अब प्रिंट मार दिया तो प्रिंटर क्या किया, बाहर एगो पेज निकाल दिया। तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से बाहर सूचना को लेके आते हैं, या जो भी है फाइल वगैरह को प्रिंट फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमको दिखा रहा है, यानी कि बाहर दिखा रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर। सभी प्रकार, सभी घटक मिलकर कंप्यूटर सिस्टम का कार्य बनाते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के सभी अंग मिलके, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हमारे शरीर का दिमाग हाथ पैर मिलके पूरे एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बन के संपूर्ण कंप्यूटर का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, ये भी 5 मार्क्स का है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका का चर्चा करना है। कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेट करना, ऑपरेट करना मतलब संभालना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर का ही भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक माध्यम के रूप में काम करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और यह महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। किसका भाग है? ये सॉफ्टवेयर का भाग है, जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। जिस तरह से मनुष्य का दिमाग के बिना मनुष्य काम नहीं कर सकता, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य हार्डवेयर संसाधनों जैसे कि सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर है उसको काम कराने का ये निर्देश देता है। हम लोग बोलते हैं ना ऑर्डर देता है, तो ये ऑर्डर देने का काम करता है। सीपीयू को देता है, मेमोरी को देता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसों का मैनेजमेंट करता है। यह विभिन्न प्रोग्राम को चलाने की सुविधा प्रदान करता है और उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का आसानी तरीके से उपयोग कराने में मदद करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मैनेज करने का काम करता है। ठीक, सिस्टमेटिक वे में रखता है, डेटा को सुरक्षित रूप से एक जगह इकट्ठा करता है, व्यवस्थित किया जा सके। यह सुरक्षा प्रदान करता है कि अनधिकृत उपयोग को रोका जाए, यानी कि एक्सेस को जो है ना दूसरों तक ना पहुंचाया जाए। जैसे कि पासवर्ड लगा दिए तो वो पासवर्ड को सेट करके रखेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कमांड इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर का उपयोग आसान हो जाता है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ है और पूरे सिस्टम को नियंत्रित और संचालित करने का काम करता है। यानी कि जिस तरह से हमारा मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का सबसे प्रमुख भाग है, उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग में से एक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है ज्ञान सागर ऐप। इस ऐप को देख लीजिए, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है इसका नाम ज्ञान सागर। ठीक है, और सेम लोगो अगर आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो है जौहार झारखंड करके लिखा हुआ आएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका नाम डालने को आएगा, मैं दिखा ही देता हूँ। ये इस तरह से खुलेगा। ठीक, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से खुलेगा, बिरसा मुंडा का लोगो है, बिरसा मुंडा जौहार झारखंड। पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको बिना पढ़े कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरह से आएगा, आपको करना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका फुल नेम डालने का, पूरा नाम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, OTP आएगा मोबाइल पे, और फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा मोबाइल पे, OTP डालिएगा और ये ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है, यहाँ पे आना है ऑल कोर्स पे। ये देखिए लिखा है ऑल कोर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, तो इस तरह से बहुत सारा कोर्स आएगा। आपको लेना है SKMU दुमका का कोर्स, 60 रुपया पेमेंट करना होगा, यहाँ से पेमेंट कर दीजिएगा और स्टार्ट लर्निंग आएगा। फिर आपका सेमेस्टर खुल जाएगा, सेमेस्टर 1 2 3, जिस पे भी आप सेमेस्टर टू में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से फिर आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। और MDC का जो पेपर है सेमेस्टर 2 के जस्ट नीचे ही मिलेगा। जैसे ये सेमेस्टर 2 है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 2 लिखा है तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 के नीचे ही MDC का मिलेगा। कोर्स लीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 60 रुपया का है, 4 साल तक मिलेगा। सभी सेमेस्टर 2 3 4 5 6, मतलब एक बार खरीद लेंगे तो 4 साल तक सब फ्री हो जाएगा, सिर्फ 60 रुपया में। हाँ, कई गो पेपर, सब पेपर जितना ग्रेजुएशन में आएगा सब पेपर 60 रुपया में नोट्स मिलेगा, सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक हर एक नोट्स मिलेगा। ठीक है, और क्या, हाँ, और एक चीज़, जो लोग फ़ोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं वो लोग हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, या किसी को बोलिएगा, किसी का नंबर लीजिएगा जो फ़ोन पे यूज करता है, उसके मोबाइल से लॉगिन कीजिएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप में आप लिख दीजिएगा कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी का हूँ, मैं फ़ोन पे नहीं चलाता हूँ। ठीक है, और ये रहा मेरा नंबर, आप हमको एक्सेस दे दीजिए। एक्सेस दे देंगे, पेमेंट कर, स्कैनर भेज देंगे, आप किसी को पेमेंट करने बोलिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इंस्टॉल सबको करना है, इंस्टॉल फ्री में है, फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा, फ्री कंटेंट में जाइएगा तो फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, जो लोग इंस्टॉल कर लोगे है ना, वो लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, डायरेक्ट काम की बात कीजिए। ठीक है, जो लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है ग्रुप बी। ग्रुप बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है, क्या है, देखिए क्वेश्चन है डिफाइन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है इसको बताइए।
डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है ये बताइए। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि आधुनिक लोक प्रशासन। हाईलाइट द चैलेंज फेस इन इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हिंदी पढ़िए। ई गवर्नेंस को परिभाषित करिए तथा आधुनिक लोक प्रशासन में इसके महत्व की चर्चा करें। विकासशील देशों में ई गवर्नेंस लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। देखिए, ई गवर्नेंस क्या है, मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। ई गवर्नेंस, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और गवर्नेंस मतलब शासन, शासन व्यवस्था, यानी कि सरकार का जितना भी कामकाज चलता है उसी को शासन बोलते हैं, आप सबको मालूम है। और ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सरकार का जितना भी कामकाज है सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चले। इलेक्ट्रॉनिक कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर से लेस हो, ठीक है, डिजिटल हो जाए। पहले पेन पेपर से कुछ भी डेटा तैयार करता था, लेकिन आजकल डेटा किससे तैयार होता है, कंप्यूटर से तैयार होता है। पहले आवासीय जाति आय जो है ना, आपका कर्मचारी बनाता था, लगान काटने आता था, जमीन का जो हम लोग खेत है उसका जो टैक्स भरते हैं ना, लगान, ठीक है, तो उसको पहले ऑफलाइन लिया जाता था, आवासीय जाति आय ऑफलाइन बन रहा था, ठीक है। तो ये सब ऑफलाइन होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। यानी कि सरकारी कामकाज का ऑनलाइन माध्यम से होना ही गवर्नेंस है। सबसे आसान शब्द में क्या बोलिएगा, सरकारी कामकाज का ऑनलाइन माध्यम से होना, जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यही ई गवर्नेंस है और कुछ नहीं, समझे। सरकारी कामकाज का ऑनलाइन माध्यम से होना ही ई गवर्नेंस है, एक शब्द में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लोक प्रशासन, लोक प्रशासन मतलब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जैसे कि जितना भी आवासीय जाति आय बनाना हो गया, टैक्स काटना हो गया, कोई भी स्कीम हो गया, पेंशन हो गया, पहले ऑफलाइन मिलता था, ठीक है, आजकल तो सब आ जाता है हाथों हाथ। पहले हम लोग को, जब हम लोग 5 क्लास में पढ़ते थे, 5 क्लास 6 क्लास में, तो हम लोग को ना जो स्कॉलरशिप मिलता था, छात्रवृत्ति सरकारी स्कूल में, तो वो हाथों हाथ मिलता था, 500 या कितना रुपया मिलता था महीना का, 300 रुपया, ठीक है। तो हाथों हाथ मिलता था, आजकल हाथों हाथ मिलता है नहीं, ऑनलाइन हो गया। तो यही है कि लोक प्रशासन में इसका क्या महत्व है, विकासशील देश, तो बोलिएगा कि इससे भ्रष्टाचार कम हो गया है, ठीक है। यही सब लिखना है आपको, सोच सोच के, किताब भाषा पढ़िए, लेकिन दिमाग अपना प्रयोग कीजिए। आपके भी पास दिमाग है भाई, किताब का ही भरोसे क्यों रहेंगे, किताब से ज्ञान लीजिए, लेकिन अपना भी दिमाग का प्रयोग कीजिएगा आंसर लिखने में। यही तो है, इसी को बोलते हैं कि विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दें, समझे। देखिए, ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यानी कि सरकारी कामकाज में कंप्यूटर का प्रयोग करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ही हमारा ई गवर्नेंस है, ठीक है। इसके उपयोग से नागरिक हो गया, चाहे कंपनी वाला हो गया, चाहे व्यवसाय बिजनेसमैन हो गया, इन सभी को मदद मिलता है। जैसे जीएसटी कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, तो कैसे करती है, ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। सरकारी कर्मचारियों को सेवाएं दे रही है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है, पीएफ मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, जितना मिलता है सब ऑनलाइन मिलता है, ठीक है। मैसेज आता था मोबाइल पे, पहले हाथों हाथ मिलता था, मालूम है आपको, पहले हाथों हाथ वेतन मिलता था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाना है, उत्तरदायी बनाना है, कुशल बनाना है। अब इसको समझाइए भैया, कैसे पारदर्शी कुशल बनाएंगे। जैसे एकदम सबसे आसान एग्जांपल मैं लेता हूँ, आवासीय जाति आय बनाने दे दिया या स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया आपने, अब आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है, किसके पास जाके अटका है, आप कभी भी देख सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अरे मेरा फॉर्म डबल ए ऑफिसर के पास जाके रुक गया है, चाहे मेरा फॉर्म सीओ के पास जाके रुक गया है, हम लोग बोलते हैं ना कि सीओ तो फॉर्म अटका दिला जाए, कि सीओ से बात करता हो काम डाउन हो जाता। तो यही तो है हमारा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, उत्तरदायी, समझे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा से लेस हो गया है आजकल सब कुछ, कुछ भी कीजिएगा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का ये सब लाभ है, हानि भी है, लाभ होता है तो हानि भी होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति शादी करता है तो लाभ भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ हानि भी होता है। उसी तरह से आप ई गवर्नेंस लाएँ, इसका लाभ भी है तो हानि है। हानि क्या क्या है, सभी के पास इंटरनेट नहीं है, सब आदमी इंटरनेट का उपयोग करना नहीं जानता है, ठीक है। हर जगह नेटवर्क नहीं है। इसके अलावा इसका मिस यूज भी हो रहा है, जैसे कि आपको मालूम है फिशिंग हो रहा है। फिशिंग मतलब वही क्या बोलते हैं, ऑनलाइन पैसा ठगी हो रहा है, ठीक है, स्कैम हो रहा है। तो ये सब इसका मिसयूज है, ठीक है। आधुनिक लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस का महत्व अत्यंत बढ़ गया है। इसके माध्यम से सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले
फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता था, कोई भी वैकेंसी का फॉर्म, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। यही तो है ई गवर्नेंस, और दूसरा कुछ थोड़ी हो है। इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जिससे समय लागत दोनों की बचत होती है। पहले स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो जाएगा, फिर पहुंचाना नहीं पहुंचा कोई गारंटी नहीं। आजकल तुरंत हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, खटाक से पहुंच गया, ठीक है। ई गवर्नेंस भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता करता है, डिजिटल और ट्रैक योग्यता लाती है। इसमें नागरिक और सरकार के बीच क्या होता है, संवाद बेहतर होता है। कुछ भी दिक्कत होता है तो ईमेल कर देते हैं, यूट्यूब आ गया हम लोग को, तुरंत आप लोग कमेंट कर देते हैं, हमको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो, ठीक है। तो ये सब ई गवर्नेंस का ही फायदा है। ई गवर्नेंस से प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है, क्योंकि फाइलों का डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन भुगतान, ई टेंडरिंग सेवाएं कार्यों को सरल बनाती है। नागरिक को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, जिससे विश्वास और संतोष भी बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि विकासशील देशों में ई गवर्नेंस लागू करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइस नहीं है सबके पास, जहां ग्रामीण और गरीबी वर्ग के पास इंटरनेट और तकनीकी समस्या नहीं है। मतलब मैंने बताया ना कि सबके पास इंटरनेट नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास लैपटॉप नहीं है, सबके पास कंप्यूटर नहीं है, तो सब कोई यूज करना भी नहीं जानता सही ढंग से, ठीक है। ले लिया है मोबाइल और सब कोई शॉर्ट्स देखने में टाइम बिता दे रहा है। तो ये सब क्या है, इसका मिसयूज है, ठीक है। तो प्रत्येक चीज़ का अच्छा यूज भी होता है, मिसयूज होता है, आप उसको कैसे यूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। निष्कर्ष, ई गवर्नेंस, हाँ, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि मिसयूज है तो इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि इसका फ़ायदा 80% फ़ायदा है, 20% ही नुकसान है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। जिस भी चीज़ में हमें ज़्यादा फायदा होता है हम उसको चुनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों पर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के प्रभाव का विश्लेषण करें। शिक्षा में कंप्यूटर के एकीकरण से जुड़े लाभों और चुनौतियों की चर्चा करें, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको कंप्लीट। तो देखिए हमको ना क्लास जाना है, ठीक है, मेरा भी क्लास है और हमको भी कॉलेज जाना होगा, यूनिवर्सिटी अपना। तो वीडियो को मैं ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, बस क्वेश्चन सब दिखा देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है और आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को दिखा देता हूँ और उसके बाद मुझे भी जाना होगा क्लास वगैरह। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आ जाता है, पारंपरिक शिक्षा, यानी कि जैसे हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ते थे, ठीक, आजकल क्या हो रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो यही पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग में क्या अंतर है, इसको बताना है। शिक्षा में कंप्यूटर का जो आया है इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है, ये सब बताना है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है, विभिन्न विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से कंप्यूटर के विकास पर चर्चा करें। तो कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, पांचवा पीढ़ी, पांचवा पीढ़ी आया है। पांचवा पीढ़ी के बारे में बताया गया। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, ठीक है। दूसरे में आया था रजिस्टर, क्या था, रजिस्टार का, ठीक। थर्ड में आ जाता है हमारा आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। फिर आ जाता है फोर्थ पीढ़ी, जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पांचवी पीढ़ी में हम लोग एआई का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। और अभी कंप्यूटर का पांचवी पीढ़ी चल रहा है, सब पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और फॉर्मेटिंग करने क्या होता है, ये सब बताना है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है दोस्त। थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट वीडियो का हम लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स के ऊपर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के विभिन्न मॉडल, जिसमें G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि सरकार से आम नागरिक तक मिलने वाली सेवाएं, सरकार से बिजनेसमैन को मिलने वाली सेवाएं, सरकार से एम्प्लॉय को मिलने वाली सेवाएं, और एक होता है G2G सरकार से सरकार तक की सेवाएं, चार वो होता है। इसके क्या है, सरकारी काम में इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, ये सब समझाइए। तो ये सब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, और एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। इसको नहीं लिखे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे कुछ कुछ स्कीम जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक काटनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, फाइल मैनेजिंग क्या होता है, फाइल प्रबंधन प्रणाली क्या अवधारणा, कंप्यूटर सिस्टम में इसका क्या महत्व है, ये सब आपको बताने हैं, ओके। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर का क्या महत्व है तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसका क्या उपयोग है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर नहीं रहने से दुनिया ही
नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुत से दोस्त बोलता है 2026 में तो दुनिया ही ख़त्म है। नहीं, 2026 में तो दुनिया ही ख़त्म है। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नोट्स दे देंगे कंप्यूटर, इसका कंप्यूटर एंड आईटी का नोट्स पूरा का पूरा। फिलहाल मुझे क्लास जाना होगा, तो मे बी शाम को आके मैं आप लोग का एक क्लास ले लूँगा। ओके, बाय। जोहार झारखंड, ऑल द बेस्ट। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा।